हाँ तो मित्रों, विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, पुनः आपका इस महेंद्र सिंह संस्कृत लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लगभग बेस को हमने उसमें देखा था कि पिछला जो बेस था उसको कंप्लीट कराया था पिछली क्लास में, यानी माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, बात की थी, बढ़िया तरह से की थी। अब मैं समझता हूँ कि आपके माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत के वर्ण सामान्यतः यानी सामान्य रूप से संस्कृत के वर्ण और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत के वर्ण, उनमें आपने पहचान लिया होगा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अगर स्वर देखें तो 9 प्रकार के, कई बार कह चुका हूं, और उसमें व्यंजन देखें तो 33 प्रकार से टोटल हो गए 42 प्रकार के। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उसमें पाया था हमने कि संस्कृत के टोटल वर्णों की संख्या हुई थी 63 या 64, जिसमें स्वरों की संख्या थी 21 या 22। कैसे हुई थी, कैसे था, वो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है। और इसी प्रकार से व्यंजनों की भी संख्या हमने आपको बताई थी 42 यानी 42, और उन 42 को भी मैंने अच्छी तरह से उस क्लास में आपको अपडेट करा दिया है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं जिसका नाम है बेटा संधि। क्या है? संधि। डाल लीजिए हेडिंग संधि। देखिए, क्या होती है संधि, किसे कहते हैं संधि, और इस संधि के अंतर्गत क्या है उपसर्ग, क्या है धातु और कौन सा है प्रत्यय। पहले हम इसमें यूं क्लियर करते हैं, इस संधि शब्द के अंतर्गत कौन सा तो उपसर्ग है, कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। आइए देखते हैं। इस संधि के अंतर्गत बेटा एक है सम उपसर्ग। क्या है? सम उपसर्ग। और आपका एक धातु है छोटा सा जिसका नाम है क्या? धय, जिसका रहता है शेष धय। और एक इसमें प्रत्यय जुड़ा है जिस प्रत्यय का नाम है की, और जिसका शेष रहता है आपका ए। अगर हम इसका और रूप देखें तो सम प्लस की ध प्लस की ई, और रूप हो जाता है आपका संधि। ओके, ये हुई हमारी संधि। अब ये संधि के अनुसार अगर हम देखें कि इस संधि का कौन सा तो इसमें संधि जो शब्द है आपका, ये संधि शब्द कौन से लिंग का है। देखिए, हम बोलते हैं अक्सर कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, इसका मतलब इसमें यण संधि है, इसमें स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें अनुस्वार संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इस प्रकार से बोलते। तो सामान्यतः आप इसमें देखेंगे तो इसका लिंग कौन सा है, तो लिंग आप इसमें पाएंगे कौन सा, बोलो। एक तो लिख रहा हूं मैं का संधि, और एक लिख रहा हूं कह संधि। आप मुझे इसमें शुद्ध करके बताओ कौन सा संधि सही है। ये का अगर देखेंगे तो ये होता है आपका स्त्रीलिंग का। ओके, अगर कह संधि को हम पढ़ेंगे तो ये है बेटा पुल्लिंग का। इसका पुल्लिंग का। अब सही कौन सा है, आप सही पर टिक लगा लीजिए। संधि शब्द हमेशा 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 कैसा लिंग के अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। जैसे आपका देवता शब्द आता है ना, वो देवता शब्द कैसा लिंग है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही संधि शब्द जो है आपका कैसा लिंग है? पुल्लिंग। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे मंजू है, निधि और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं हम संधि की परिभाषा। क्या किसे कहते हैं संधि? देखो, मैं एक दो व्याकरण संगत परिभाषा बताता हूं कि संधि परिभाषा परिभाषा में हम देखते हैं, देखो, पर है सन्निकर्ष, पर है सन्निकर्ष संहिता, पर है सन्निकर्ष संहिता। याद रखिए, हमने माहेश्वर सूत्रों में जब प्रत्याहार का निर्माण सीखा था तो वहां हमने क्या लिखा था पता है? क्या लिखा था? पर सन्निकर्ष संहिता। वहां संहिता शब्द था। क्या था? आदि अंतेन संहिता शब्द था। यहाँ क्या है?
संहिता। क्या होता है पर सन्निकर्ष? ये आपकी व्याकरण संगत परिभाषा है। देखो जो पर शब्द है ना, उस पर शब्द का मतलब होता है परपद, और एक पहले पूर्व पद लिखेंगे, पहले लिखेंगे पूर्व, पूर्व और फिर पर। इधर मैं आपको बता दूं, आपका जैसे हम संधि करते हैं प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस के चिन्ह से जस्ट अगला वाला जो होता है, एक संधि कहाँ होती है वो देख लो पहले। संधि कहाँ होती है, संधि कहाँ होती है? अक्सर संधि अपन कहाँ करते हैं? जैसे आपका एक पद तो ये है, एक पद आपका ये है, तो प्लस से जस्ट पहले वाला पद कहलाता है पूर्व पद। क्या कहलाता है? पूर्व पद। और प्लस के बाद वाला पद कहलाता है बेटा पर पद। क्या कहलाता है? पर पद। अब देखो संधि अपन को होती कहाँ है, याद रखिएगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। किसमें? अंतिम वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, और पर पद के आदि वर्ण में, आदि वर्ण में। मतलब पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण, अब चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, और जो पर पद है उसका प्रारंभिक वर्ण, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है। यहां पर होगी हमारी क्या? संधि। तो परह का मतलब होता है पूर्व और पर, पूर्व और पर। परह का मतलब होता है पूर्व और पर, यानी दोनों, पूर्व और पर। पूर्व और पर वर्णों का, पूर्व और पर वर्णों का क्या है, यानी पूर्व, एक तो पूर्व पद हो गया, एक पर पद हो गया, यानी पूर्व और पर वर्णों का पूर्व वर्ण और पर वर्णों का क्या है? सन्निकर्षता, यानी समीपता। समीपता। पूर्व वर्ण और पर वर्णों की क्या है? समीपता को कहते हैं बेटा जी संधि। क्या कहते हैं? संधि। तो संधि की परिभाषा निकल के आती है कि पूर्व पद और पर पद के वर्णों की समीपता को संधि कहा जाता है। यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पर पद का प्रारंभिक वर्ण, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, उन दोनों वर्णों की क्या है? संधि। एक चीज बता दूं आपको, संधि का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं ना, संधि शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो हमारे सामने आएंगे अर्थ दो तीन। क्या? एक तो है समझौता, समझौता, एक कह सकते हैं इसको मेल, ठीक है, एक कह सकते हैं निकटता, है ना, इनको कहते हैं। और जब इन वर्णों को हम अलग अलग कर दें, दूर दूर कर दें, तो उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। क्या चीज? संधि विच्छेद। ये लो, अगर इन पूर्व पद और अंतिम पूर्व पद और पर पद दोनों पदों को अलग अलग लिख दे, संधि विच्छेद। दोनों पदों को एक जगह लिख दे, समीपता लिख दे, मेल लिख दे, तो उनको संधि युक्त। ये देखिए हमने, तो पूर्व पद, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों वर्णों की जो समीपता है उसी को कहते हैं संधि। आगे देखिए, दूसरी परिभाषा में अपन देखते हैं, दूसरी परिभाषा में अपन पाते हैं कि वर्णानाम मेलनम संधि क्या है? वर्णानाम मेलनम, वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि। ये लो, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। एक परिभाषा और लिख दीजिए कि लोप आदेश आगम और वर्ण, लोप आदेश आगम और वर्ण वियोग या विकार, वर्ण विकार संधि। ले लो, तीसरी परिभाषा सामने आ गई। क्या हो गया? लोप आदेश आगम और वर्ण विकार को हम कहते हैं क्या? संधि। एक तो लोप होता है, एक आदेश होता है, एक आगम होता है, एक वर्ण विकार होता है। इस प्रकार की अगर प्रक्रिया जहां पर दिखाई जाती है तो उसको कहते हैं क्या? संधि। अब पढ़ेंगे हम लोप क्या होता है, आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है
और वर्ण विकार क्या होता है। देखिए, लोप कहते हैं वर्णों का लोप करना या वर्णों का दिखाई नहीं देना, वर्णों की सुनाई नहीं देना। वर्णों को अगर कोई वर्ण सुनाई देता है उसको लोप, वर्ण दिखाई नहीं देता है तो देख दो, दिखाई या सुनाई ना देना। वर्णों का दिखाई या सुनाई नहीं देना क्या कहलाता है, लोप। इधर फिर आदेश आता है। आदेश क्या होता है, आदेश कहते हैं कि वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाना। किसी वर्ण के स्थान पर नियमानुसार किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण उस वर्ण को हटा करके और खुद स्थापित हो जाना। उसको हटा दिया और उस खुद स्थापित हो गया तो वो हो गया आपका आदेश। और ये आदेश होता है आपका कैसा, आदेश होता है कैसा, शत्रुवत। कैसा होता है, शत्रुवत। आदेश कैसा होता है, शत्रुवत। दिखाई दे रहा है क्या, शत्रुवत। ऊपर लिख देता हूं इसको, है ना। चलो, आदेश जो होता है बेटा कैसा होता है, शत्रुवत। कैसा होता है, शत्रुवत। अब आता है आपका आगम, यानी दो वर्णों के बीच में तीसरा वर्ण आकर के मिल जाता है। दो वर्णों के बीच नया वर्ण आ जाना। दो वर्ण है और नियमानुसार कोई तीसरा वर्ण आकर के विराजमान हो गया, बैठ गया, नो डिस्टर्ब किया, इनको किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया, तो बेटा इसको कहते हैं क्या, आगम। और ये आगम हमेशा होता है कैसा, मित्रवत। कैसा होता है, मित्रवत। ओके। आदेश जो होता है वो होता है शत्रुवत, आगम जो होता है वो होता है मित्रवत। आलोप होता है किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना या सुनाई नहीं देना, क्या कहलाता है। और लिखता हूं कुछ साफ साफ तुम्हारे सामने, वर्णों का दिखाई ओब्लिक सुनाई नहीं देना। वर्णों का दिखाई या सुनाई नहीं देना कहलाता है लोप। और किसी वर्ण के स्थान पर नया दूसरा वर्ण आकर के यदि बैठ जाता है, दूसरा वर्ण आ जाता है और आकर के उसका स्थान ले लेता है, उसको हटा देता है, उसको हट्टू हट मैं बैठता हूं, उसको हट के और खुद बैठ जाए, उसको कहते हैं आदेश। और ये आदेश होता है कैसा, शत्रुवत। कैसा होता है, शत्रु के समान। आगम दो वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण आकर के उन दोनों वर्णों के बीच में अगर बैठ जाता है स्थिति के अनुसार, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, आगम। और ये आगम होता है कैसा, मित्रवत। अब रहता है आपका वर्ण विकार, यानी वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, वर्णों में विकार उत्पन्न कर दे, यानी उनका लोप, कहीं पर लोप कर दे और कहीं पर परिवर्तन कर दे, उसको कहते हैं विकार। यानी वर्णों में परिवर्तन, वर्णों में क्या, परिवर्तन। वर्णों में परिवर्तन कहलाता है आपका वर्ण विकार। तो ये हमने संधि की परिभाषा पढ़ी। तीन क्या क्या चीज पढ़ी थी, परसन्निकर्ष संहिता, अर्थात पूर्व पर और परपद के दोनों वर्णों की समीपता होना या मेल होना या समझौता होना संधि कहलाता है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और लोप, आदेश, आगम, वर्ण विकार को संधि कहते हैं। लोप मैंने बताया था, वर्णों को सुनाई दिखाई नहीं देना। आदेश बताया था, वर्णों के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाना, आगम कहलाता है। आगम कहलाएगा क्या, दो वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाता है, आगम कहलाएगा। वर्ण विकार कहलाएगा वर्णों के में कुछ परिवर्तन, वर्णों के स्थान में परिवर्तन, क्या क्या वर्ण होते हैं, ऐसा कहलाता है आपका क्या, वर्ण विकार। इस प्रकार से हमने संधियों की परिभाषा
संधि, संधि को जाना, संधि किसे कहते हैं, संधि के अर्थ समझा, संधि में उपसर्ग प्रत्यय समझे, और संधि की परिभाषा के अंतर्गत हमने ये परिभाषाएं सामने आई। आप चाहे तो इन परिभाषाओं को लिख सकते हो और चाहे तो आप समझ सकते हो। खास परिभाषा नहीं है, मैंने लिखा दिया है इनको, कोई जो लिखाने की चीज है मैं इनको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। ओके, चलते हैं आगे। अब आगे हम जानते हैं कि ये संधि, हमने संधि की परिभाषा समझी है ना, और संधि की परिभाषा के उपरांत हमने देखा कि संधि की उत्पत्ति कौन कौन से स्वर, व्यंजन या कह सकते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से थे, उपसर्ग कौन कौन से थे, धातु, इसको भी हमने समझा था। अब हम आगे इसके आगे बढ़ते हैं कि जो संधि जहाँ होती हैं, कि संधि हमारी कहाँ कहाँ होती हैं, संधि को कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो इस प्रसंग में मैं आपको बताऊं, एक मिनट। इस प्रसंग में बताऊं बेटा, देखो हेडिंग डाल लीजिए, कहाँ होती है संधि। ये तो हमने जान लिया, संधि की परिभाषा जानी। संधि की परिभाषा के बाद हमने जाना कि संधि की उत्पत्ति जानी, संधि की परिभाषा जानी। अब हम जानेंगे कि संधि हमारी किस किस स्थिति में होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, इस बात को हम समझेंगे एक श्लोक के माध्यम से। देखो मैं श्लोक लिखता हूं कि संहितई 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 एक पदई, संहितई का पदई, संहितई पदई नित्या, नित्या धातु पसर्ग उपसर्गयो, नित्या समासे, नित्या समासे च, और नित्या समासे वाक्य तु विवक्षिता, वाक्य तु नित्या। दोबारा देखिए, संहितई पदई नित्या, नित्या धातु प्रसर्गयो, नित्या समासे च वाक्य तु सा विवक्षा पेक्षते, वाक्य तु विवक्षाम पेक्षते। समझाऊंगा, टेंशन नहीं। देखो कहां कहां होती है संधि। नंबर एक, संहिता मान होता है संधि, और संहिता, इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो संहिता प्लस एक पदई, संहिता प्लस एक पदई, कहने का मतलब संहिता प्लस एक पदई, संहिता प्लस एक पदई, संहिता, संहिता और एक पदई अलग अलग हैं। संहिता क्या है, संहिता, संहिता प्लस एक पदई, कहने का मतलब जो संहिता होती है, जो संधि होती है, वो हमेशा एक पदई, एक पद में, नंबर एक डाल लो, एक पद में, एक पद में, जो संहिता होती है, जो संधि होती है, नंबर एक होती है एक पद में। ओके, सेकंड बात, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या धातु उपसर्गयो, और हमेशा होती है, नित्य होती है किसमें, धातु और उपसर्ग में। बता रहा हूं आपको संधि कहां कहां होती है। नंबर एक, संहिता एक पदई नित्या, यानी एक पद में होती है संधि। नित्या धातु उपसर्गयो, और जो आपकी नित्या धातु उपसर्गयो, और जो संधि कार्य होता है वो धातु और उपसर्ग में।
तथा नित्या समासे च, तीसरा नंबर होता है समास में, समास में, ठीक है। और आगे है वाक्ये तु विपक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में अगर कोई वाक्य है ना वो विपक्षाम अपेक्षते, विपक्षाम अपदेक्षते, कहने ये जो अपेक्षते होता है, जो बोलने वाला होता है, जो कर्ता होता है, जो वक्ता होता है, उस वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी वाक्य को संधि से युक्त बोले या संधि के माध्यम से बोले, ऐसा है। क्या है इसमें? तो ये आपकी इस प्रकार से हम इस परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो संधि होती है वो एक पद में होती है, दूसरी बात धातु और उपसर्ग में होती है, और फिर क्या होती है, समास में होती है। वाक्य तू सा और लिख देते हो, चलो। तो ये है आपका, किधर गया, ये छोटी छोटी गलती हो ही जाती है, कोई परेशानी नहीं है। सा है सा विवक्षते। देखिए, तो एक पद में संधि होती है, आपको समझना है। श्लोक की कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की कि श्लोक हमारा सही है, कि कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके श्लोक की। आपको ये भी, इसकी भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो ओवर क्लास है ना, उसके लिए आवश्यकता होती है इनकी। तो बस आपको ये देखना है कि हमको संधि कहाँ कहाँ होती है। तो संधि हमेशा एक पद में होती है, धातु और उपसर्ग में होती है, और समास में होती है। ये समझाना बस, और कुछ नहीं समझाना। देखिए, तो एक पद में संधि, दूसरी बात धातु और उपसर्ग में संधि, और तीसरी बात समास में संधि। तीन जगह संधि होती है बेटा। एक संहिता, संहिता एक पद ही नित्या, नित्य होती है संधि किसमें, एक पद में। नित्या धातु उपसर्ग हो, और धातु और उपसर्ग में नित्य संधि होती है। नित्या समासे च, और समास में संधि नित्य होती है। वाक्य तु सा विवक्षते, और वाक्य में तो संधि वक्ता के आधार पर है, वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वक्ता उसको संधि करके बोले या फिर बिना संधि करके बोले। उदाहरण बताऊंगा, देखिए। नंबर 1, तो एक पद में संधि जैसे हरे प्लस के ए, हरे प्लस के ए, एक पद हो गया, रूप बन गया हराई, और संधि हो गई बेटा अयादि। अयादि की क्या परिभाषा होती है, कैसे होती है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। एक और देख लो, भो प्लस अति, रूप बन गया आपका भवती, और वही आपकी संधि अयादि, ठीक है। कैसे होती, कुछ नहीं समझना आपको, केवल ये समझना है एक पद में संधि होती है, धातु और उपसर्ग में संधि होती है नित्य रूप से, और समास में नित्य रूप से संधि होती है, बस, और कुछ नहीं समझना। अब देखिए दूसरी बात, धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में संधि प्रति प्लस एक धातु होगा, और एक तो धातु होगा, एक क्या होगा, उपसर्ग। तो प्रति हो गया आपका धातु, और सॉरी, प्रति हो गया आपका उपसर्ग, और एति हो गया आपका धातु। और अगर हम इनको जॉइंट करके लिखें, रूप बन गया क्या, प्रत्येति। क्या बन गया, प्रत्येति। प्रत्येति, प्रति प्लस एति, एति क्या है, धातु, और प्रति क्या है, उपसर्ग। ऐसे ही अधि प्लस के इते, क्या बन गया, अधिते। अब अधिते में इते क्या है, धातु, अधि क्या है, उपसर्ग। संधि हालांकि यहाँ कौन सी हो गया आपकी, अक्षरण दीर्घ है, दीर्घ संधि। ऐसे यहाँ पर प्रति क्या है, उपसर्ग, और एति क्या है, धातु, और लिख भी दो उपसर्ग, और इधर क्या है आपका, धातु, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये है आपका एक पद, एक पद में संधि हो गई, यहाँ उपसर्ग और धातु में हो गई। अब समासे च, समास में भी संधि होती है। देखो समास में कैसे संधि होती है, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, एकम एकम प्रति, प्रत्येकम,
तो प्रति प्लस एकम क्या हो गया, प्रत्येकम। अब विग्रह करेंगे तो प्रति 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 एकम, यानी समास का और नाम हो गया कौन सा, प्रत्येकम, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समास में हो गई। इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, क्या है, नीलोत्पलम, नीलम, नीलम प्लस नीलम उत्पलम, उत्पलम, नीलम उत्पलम, क्या हुआ, नील प्लस उत्पल, दो शब्द हैं, ठीक है, रूप हो गया आपका नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। ओके, यहां समास हो गया आपका कर्मधारय समास। तीन जगह होती है संधि एक पद में, नंबर 1, नंबर 2 धातु और उपसर्ग में, ओके, नंबर 3 समास में। अब लास्ट थी वाक्ये तु सा विवक्षते, अर्थात ये वाक्य में जो संधि होती है वो वक्ता के आधार पर होती है। वक्ता उसको संधि करके भी बोल सकता है और वक्ता उसको संधि ना करके भी बोल सकता है, किसी भी वाक्य को। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखो इसको मिटा देता हूं, देखो जैसे एक वाक्य है, सा इहि आगच्छति, सा इहि आगच्छति, ये किसी का कोई वाक्य है, सा इहि आगच्छति, सा वह, इहि यहाँ, आगच्छति आती है, वह यहाँ आती है। तो अब वाक्य के ये वक्ता के आधार पर निर्भर है कि वो ऐसे बोल सकता है, सा इहि आगच्छति, और इसी वाक्य को वो ऐसे बोल सकता है क्या, कि से हा गच्छति, से हा गच्छति, ये लो, से हा गच्छति और सा इहि आगच्छति और से हा गच्छति। ये वाक्य ये उस कर्ता के ऊपर, उस वो बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो वाक्य को कैसे बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर वक्ता ने संधि करके बोल दिया, इधर वक्ता ने संधि विच्छेद करके बोल दिया। इस प्रकार से बेटा जी ये संधि होती है हमारी लगभग 4 जगह कह सकते हैं, और 4 जगह तो नहीं कह सकते, 3 जगह कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला स्टेज थी ना, वो तो वाक्य का वक्ता के आधार पर डिपेंड करता है कि वो वक्ता उसको संधि करके बोले या बिना संधि करके बोले। तो अब आपको मुख्य रूप से समझना है कि संधि, वो जो संधि जहां हम करते हैं वो संधि होती है मुख्य रूप से 3 जगह। नंबर 1 था आपका, बोलो, नंबर 1 था एक पद में, और नंबर 2 था धातु और उपसर्ग में, और नंबर 3 थी समास में, और चौथे नंबर को अगर हम देखना चाहें तो चौथा नंबर होता है वाक्य में। और वाक्य में तो आपको पता है कि ये कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्ता उस संधि करके बोले या संधि ना करके बोले। ओके, अब हम आगे देखते हैं, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पाते हैं बेटा कि संधि के भेद, अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, संधि के भेद। संधि के भेद देखते हैं, और संधि के भेद करा करके मैं इस क्लास की इतिशी करूंगा, क्योंकि अगला जो प्रसंग हम संधि का रखेंगे ना, उसमें हम आपको स्वर संधि को एक साथ, समस्त स्वर संधि को एक साथ एक पेज में एक बार में ही समझना है, और फिर आगे हम डिटेल से अलग अलग संधि उठाएंगे, लेकिन एक बार एक हिसाब से ही अपनी संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग संधि भेद। संधि के भेद। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, जिसने बिल्कुल संधि नहीं पढ़ी अब तक जीवन में ना, वो इस क्लास को देख लो, बस उसका उद्धार समझो, उसको बाद में संधि जीवन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। देखो संधि के भेद, देखो व्याकरण में विभिन्न ग्रंथों के अंतर्गत और एक प्रसंग आता है, पंच संधि प्रसंग आता है। व्याकरण के विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों में या संधि ग्रंथों में संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की।
तो अगर हम देखें कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। अब कैसे होती हैं वो आपको मैं बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो डालिए संधि मुख्य रूप से, लिख लीजिए, संधि मुख्य रूप से विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों के अंतर्गत, संधि मुख्य रूप से विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों के अंतर्गत पंच संधि प्रकरण में, पंच संधि प्रकरण, पंच संधि प्रकरण में विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों के अंतर्गत पंच संधि प्रकरण में संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। किसमें बताई गई? पंच संधि प्रकरण। पंच संधि प्रकरण में और संधियों के भेद कितने बताए हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4, और ये हो गई आपकी 5वीं संधि। अब हम इसको क्रम से लिखेंगे कि नंबर 1 पर संधि कौन सी होती है, नंबर 2 पर कौन सी होती है, और नंबर 3 पर कौन सी होती है, 4 पर कौन सी होती है, 5 पर कौन सी होती है। देखो, नंबर 1 पर है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 पर है प्रकृति भाव संधि, और नंबर 3 पर है आपकी व्यंजन संधि, और नंबर 4 पर है विसर्ग संधि, और नंबर 5 पर है स्वादि संधि। संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 प्रकृति भाव संधि, नंबर 3 व्यंजन संधि, और नंबर 4 विसर्ग संधि, और नंबर 5 हो गई आपकी स्वादि संधि। 1 2 3 4 5 प्रकृति भाव संधि तो लिख दो संधि। ओके, कितने प्रकार की हो गई? पंच संधि प्रकरण के अंतर्गत संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। अब बेटा जी सुनो, एक ग्रंथ है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी थी बेटा वरदाचार्य, वरद नामक आचार्य, वरदाचार्य थे। उन वरदाचार्यों ने और एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। इस लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरद आचार्य के द्वारा लिखी गई है, इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत बताया कि इस प्रकृति भाव को तो सम्मिलित कर दिया किसमें? स्वर संधि मिला दिया गया, और इस स्वादि संधि को मिला दिया किसमें? विसर्ग और व्यंजन संधि में। प्रकृति भाव यानी स्वादि संधि का मिलन कर दिया विसर्ग संधि में, ऊपर करिएगा क्या, स्वादि संधि कर दिया विसर्ग संधि में। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदाचार्य ने प्रकृति भाव का तो समायोजन कर दिया किसमें? स्वर संधि में। और आपकी जो स्वर संधि थी उस स्वादि संधि थी, उस स्वादि संधि का समायोजन कर दिया किसमें? विसर्ग संधि में। इस प्रकार से हमारी मूल रूप से संधि नंबर 1 ये तो खत्म हो गई, स्वर में चली गई। नंबर 2 और ये भी आपकी स्वादि विसर्ग में चली गई। नंबर
तीन। तो मूल संधि हो गई हमारी 3 प्रकार की। हम कह सकते हैं कि संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि को अच संधि भी कहेंगे, व्यंजन संधि को हल संधि कहेंगे और विसर्ग संधि का तो विसर्ग संधि नाम है। इस प्रकार से टोटल अगर देखें कि संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की में हमने पाया कि प्रकृति भाव का समायोजन किया स्वर संधि में, स्वादि संधि का समायोजन किया विसर्ग संधि में। इस प्रकार से हमारी संधि रही केवल 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम नंबर पहली संधि उठाएंगे जिसका नाम है क्या? स्वर संधि। तो सबको साफ करके नंबर 1 डाल लीजिए, स्वर संधि या अच संधि। नंबर 1 पर डाल लो स्वर संधि, कोष्टक में लिख सकते हैं आप क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1 डाल सकते हो। नंबर 1 संधियों के भेद में नंबर पहली संधि स्वर संधि। और स्वर संधि को अपन देखें तो संस्कृत में पाएंगे क्या? अच संधि। और अच किसे कहते हैं? अच किसे कहते हैं? स्वर किसे? स्वयं राजन्ते इति स्वरा अच कहते हैं। अब अच संधि में हम पाएंगे कि अच संधि किसे कहते हैं। और अच संधि में हम पाते हैं कि जब दो अचों के मेल से, दो स्वरों के मेल से कोई नया परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं स्वर संधि। अब ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से भेद होते हैं, और इस हम को बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वेट कीजिए और नई क्लास में हम मिलने वाले हैं आपको स्वर संधि के 5 भेदों के साथ, एक साथ पूरी 500 संधि। नंबर 1 स्वर में पहली आपकी अक्सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को एक समेकित रूप से पढ़ेंगे। और एक समेकित रूप से पढ़ने के उपरांत फिर हम पहली संधि उठाएंगे दीर्घ संधि और फिर दीर्घ संधि के उदाहरण। इस प्रकार से हम बढ़िया वाले उदाहरणों के साथ अगली क्लास में और उपस्थित रहेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को एक बार रिवर्स कर लिया करो बीच बीच में, है ना। और जो अगर कोई परेशानी आती है तो आप बीच बीच में मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दिया करो कि सर ये परेशानी है, मैं उनमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। हालांकि कोई कमी नहीं है फिर भी देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, थैंक यू।